तब भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इस सरकार से नहीं डरेगी। दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे अभी आंदोलन करते हैं तो सरकार लाठियां बजाती है। क्या मेरे पैर छू के आप नेता बन सकते हो? बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो आपके घरों पे हैं, मान्यवर काशीराम साहब की फोटो है, उनकी फोटो के साथ फोटो खिंचवा के क्या आप नेता बन सकते हो? हीरो के ना एजेंडे में, ना नक्शे में, ना उनके आसपास भी आपकी जगह है, ना वो आपको इंसान समझते हैं। एक एक आदमी याद रखना, जिस दिन सरकार बदल जाएगी हमारे हाथ में ताकत होगी। ना लड़ाई बंदूकों से लड़ी जाएगी, ना तलवारों से लड़ी जाएगी, ना लाठियों से लड़ी जाएगी। गुंडे भाग जाएंगे या पलायन कर जाएंगे यहाँ से। कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखना। लेकिन बहुजन समाज के लोग जो रोटी रोटी से वंचित है, उन्होंने अपने हाथों में अपने परिवार को, लोगों को दम तोड़ते देखा। याद कीजिए, बड़े पैमाने पे प्रवासी मजदूर पलायन कर करके अपने घर गया, हजारों लोगों के रोजगार चले गए। नौजवान रोजगार के लिए सरकार की तरफ आगे बढ़ता है, किसान आगे बढ़ता है, सरकार से मांग करता है। सरकार गोली चलाती है, लाठी चलाती है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है, तानाशाही है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश की बुनियाद लोकतंत्र के ही जो अधिकार है, उस अधिकार की आवाज को लाठी, गोली, बंदूकों से, पानी के टैंक लगा के, आंसू गैस के गोले छोड़ के बंद कर देना चाहती है। मैं बताना चाहता हूं कि जब सब लोग चुप हो जाएंगे तब भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इस सरकार से नहीं डरेगी। इस सरकार को जवाब देने का काम करेगी। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। पहले सरकार अपने चाहिए लोगों को पेपर लीक करवा देती है। कोई सा पेपर उठा के देखो आपको खबर मिलेगी हर पेपर के बाद कि पेपर लीक हो गया। उसके बाद आरक्षण में घोटाला करती है। 20,000 पद दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के ये सरकार खा गई। ये तो एक भर्ती है जो खुल गई। इसके अलावा हजारों भर्तियां ऐसी हुई होंगी जिनमें इन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों को छीनने का काम किया है। दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे अभी आंदोलन करते हैं तो सरकार लाठियां बजाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये सरकार कहीं से कहीं तक आपको दलित पिछड़ों की जैसी लगती है? अगर ये जैसी होती तो उनके बच्चों के आगे बढ़ने का, तरक्की का रास्ता जो नौकरी थी उसको क्यों छीनती? फिर इस सरकार में दलित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारी अधिकारी आज उन पदों पे हैं जहां से वो इस समाज की कोई मदद नहीं कर सकते। कारण क्या है? क्योंकि आरक्षण की वजह से दलित समाज और पिछड़े वर्ग के अधिकारी कर्मचारी जिनको अवसर मिला, वो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को समझते हुए अपने वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए नौकरी के साथ अपना समय देते हैं, अच्छे पदों पर बैठ के नीतियां बनाते हैं। इस सरकार ने जो सामाजिक न्याय की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, इस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को क्या तो मुख्यालय से अटैच कर दिया, या अगर वो पुलिस में है तो उनको पुलिस लाइन में रख दिया, अगर वो किसी और डिपार्टमेंट में है तो उनको मजबूर कर दिया कि वो कोई भी काम अपने वर्ग के हितों के लिए ना कर पाए। ये इस सरकार में आप एसएसपी देखिए, वो मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के चहीते लोग हैं। आप थाना इंचार्ज देखिए, सीओ देखिए, वो मुख्यमंत्री जी और उनके सरकार के चहीते लोग हैं। मैं दलित पिछड़े वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों से बात करता हूं, वो पीड़ित हैं, वो तड़प रहे हैं और उनके मन में भी ये बात है
कि अब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि 21वीं सदी हमारी है, तो बहुजन समाज के लोगों के हाथ में भी सत्ता की चाबी आनी चाहिए। दो चीजें तुमने याद दिला दी है, मैं बता देता हूं। पिछले 70 साल के लोकतंत्र में तुम नारे ही लगा रहे, जिंदगी में तुम्हारी कुछ नहीं बदला। अभी मैं आ रहा था तो पैर छूते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। मैं 1000 बार समझा चुका कि रीढ़ के दिल हड्डी सीधी रखो, तुम्हें झुकने की आदत हो गई है। लोग तुम्हारी पीठ पे पैर रख के आगे निकल जाते हैं, तुम झुके रह जाते हो। मैं बाबा साहब अम्बेडकर वेस्ट नो पीटेंगे, इतना याद रखोगे। मैं भेड़ नहीं बनाना चाहता तुम्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा मान्यवर काशीराम साहब का चेला हूं, उन्होंने कहा राजनीति चले ना चले, सत्ता बदले ना बदले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति नहीं रुकनी चाहिए किसी भी कीमत पे। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्या मेरे पैर छू के आप नेता बन सकते हो? ये तो किसी महापुरुष ने नहीं कहा। बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो आपके घरों पे हैं, मान्यवर काशीराम साहब की फोटो है, उनकी फोटो के साथ फोटो खिंचवा के क्या आप नेता बन सकते हो? नेताओं की भी एक जाति है, गौर से सुन लो, नेताओं की भी एक जाति है। नेता सामने कुछ कहता है, मंच पे कुछ कहता है, कमरे में कुछ कहता है। जो सामने गाली देते एक दूसरे को, वो एक कमरे में बैठ के बातचीत कर लेते हैं। जिन नेताओं के भरोसे आप थे, अगर उन्होंने आपके बारे में सोचा होता तो क्या आपकी जिंदगी नहीं बदलती? कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको पिछले 20 साल में जिनके परिवारों में रोजगार मिला, जरा हाथ उठा के दिखाना मुझे। क्यों नहीं मिला? सरकार तो यही थी, तमाम सरकारें आई, क्यों नहीं मिला? तमाम सरकारें कानून व्यवस्था की बात करती हैं, तमाम सुरक्षा तंत्र है, फिर बहन बेटियों पर रेप कैसे होता है? फिर इस देश में 70 साल के लोकतंत्र में भी देखो, एक तरफ तमाम वो दल हैं जो पैसे वाले, जिनके पास तमाम तरह के संसाधन है, जिनके पास तमाम विधायक MP हैं, और एक तरफ आपका अपना दल है, जिनके कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से आए हैं, अपने खून पसीने की कमाई से बस करके लाए हैं, साइकिल से आए हैं, पैदल चल के आए हैं, ट्रैक्टर से आए हैं। फर्क है, एक तरफ वो लोग हैं जो पैसे की राजनीति करते हैं, एक तरफ आप तमाम लोग। अगर उन लोगों ने आपके बारे में सोचा होता तो क्या आज आप यहां खड़े होते? क्या आप इस तकलीफ को, जिसको आप रोज महसूस करते हैं, उस तकलीफ को महसूस करते? अगर उन लोगों ने आपके बारे में सोचा होता, हमारी बहनें माएं यहां बैठी हैं, क्या तुम्हारे आंसू पूछे किसी ने? तुम्हारे सर पे किस तरह छटाई, इसमें किसी नेता का हाथ नहीं है। तुम लोगों ने मेहनत की, मजदूरी की। अगर गरीब ये सोच के बैठा है कि अमीर उनकी जिंदगी बदल देंगे, तो मैं समझता हूं कि आप 70 साल से रोए भी, चिल्लाए भी, तड़पे भी, आपने पैर भी पकड़े, पैर भी छुए, लेकिन किसी अमीर ने आपकी सुनवाई नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमीरों के ना एजेंडे में, ना नक्शे में, ना उनके आसपास भी आपकी जगह है, ना वो आपको इंसान समझते। अभी मैंने प्रभारी जी से पूछा कि माइक क्यों खराब हो रहा है, तो कह रहे हैं कि साहब पुलिस ने माइक वाले को भगा दिया, ये दूसरा किया। प्रशासन के लोग यहाँ हैं, दूसरी पार्टी की रैलियां हो रही हैं, उनके रथ यात्रा निकल रहे हैं, उनको तो नहीं भगाते।
हमारी परमिशन भी कल लड़ने के बाद दी। यहां बाहर प्रोग्राम कर रहे हैं, शहर में नहीं कर रहे। एक एक आदमी याद रखना, जिस दिन सरकार बदल जाएगी हमारे हाथ में ताकत होगी। नहीं कहेंगे तुम्हें कुछ, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बदला लेना नहीं सिखाया। हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, जाति से नहीं है। ये जो सरकारी मशीनरी आज गरीबों की आवाज रोकने पर लगी हुई है, याद रखना, जिस दिन ये लोकतंत्र खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, आपको भी कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। आपको एहसास नहीं है इस बात का। ये आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो कि सरकारी नौकरी करेंगे। कहां से करेंगे सरकारी नौकरी जब डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे? तो आपको नौकरी सरकार ने नहीं दी है, संविधान की वजह से मिली है नौकरी आपको। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये लड़ाई आज अंतिम चरण में आ गई है। एक तरफ वो लोग संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं और एक तरफ हम लोग संविधान को बचाने के लिए अपने लहू का एक कचरा लगाने के लिए खड़े हुए हैं। मैं इसलिए बात ये कह रहा हूं आपसे क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है मुझे मरा हुआ मत समझना। बहुजन समाज के लोगों, अपने मन से पूछो, अपने दिमाग से पूछो कि अगर संविधान ना होता तो तुम्हें कोई कुर्सियों पर बैठने देता क्या? तुम्हें कोई मंचों पर चढ़ने देता क्या? महिलाओं को पुलिस तो छोड़िए, सरकारी नौकरी तो छोड़िए, कोई प्रधान, बीडीसी, विधायक, एमपी बनने देता क्या? ये आज जो कुछ भी मिला है ना, ये भारतीय संविधान की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान की देन है। उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, इसलिए हम लोग रात को सो नहीं पाते हैं कि बाबा साहब आपसे सामना कैसे करेंगे। अगर हमारे रहते भी संविधान लूट गया, ये संविधान खत्म हो गया, तो कौन जवाब देगा? इसलिए दिन रात घर से निकल के मेहनत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं औरैया और कानपुर संभाग के लोगों से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है बाबा साहब के संविधान को बचाने की? आप नौजवान यहां बहुसंख्यक बैठे हैं, नौजवानों ने इस देश को आजादी दिलाई, नौजवान सीमा पे पहरेदारी करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा भाई? जो हाथ भी नहीं उठा पा रहे वो रक्षा कर लेंगे क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ कौन कौन करेगा संविधान की रक्षा? संविधान को खतरा किससे पता है ना जी? इस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संविधान को खतरा है। संविधान खतरे में है। उठो, जागो, लड़ो। और एक ही तरीका है, ना लड़ाई बंदूकों से लड़ी जाएगी, ना तलवारों से लड़ी जाएगी, ना लाठियों से लड़ी जाएगी। इस देश में लोकतंत्र है, जिसका राज होगा, जिसकी सरकार होगी, कानून बनाने की ताकत उसके पास होगी। ये जो तमाम गुंडे आपके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, ये तमाम लोग जो आपको न्याय नहीं दे रहे हैं, अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो ये लोग पानी मांगते फिरेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखना। ये जो लोग आज षड्यंत्र करके आपके अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, भीम आर्मी के लोग मेहनत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय संविधान न्याय का जन्मसिद्ध अधिकार देता है, फिर रेप होता है, हत्या होती है, क्यों भीम आर्मी के लोगों को आंदोलन करना पड़ता है? क्योंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नेताओं की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। पुलिस के लोग, अगर हमारे पुलिस में जो लोग हैं वो करना भी चाहें तो राजनीतिक लोग उनको करने नहीं देते। मैं ये कह रहा हूं, सत्ता आती जाती रहती है, अमीरों की सत्ता रही है। मुझे विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है, गरीबों की भी सत्ता आएगी, बहुजनों की भी सत्ता आएगी। उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखेगा। नौजवान लोग तैयारी करें, कमर कसें। मैं आपसे जानना चाहता हूं,
बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस देश का युवा जीते जी अपने समाज की, अपने देश की हितों की रक्षा की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस देश का, समाज का युवा जीते जी अपने हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। आप हजारों की संख्या में नौजवान यहां हो, अगर आप अगले 4 महीने ईमानदारी से मेहनत करें और इस दर्द को समझें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रोते हुए क्यों कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवा को यहां तक लेके आया। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत जाने देना। मैं कानपुर संभाग के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने साथियों से, इस आंदोलन के अपने सहयात्रियों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, कि इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। जो 4 महीने जागेगा वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में राज करेगा। जो इस 4 महीने सो जाएगा उसके समाज को अगले 5 साल, जैसे मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जो लोग अन्याय अत्याचार खिलाफ आवाज नहीं उठाते वो लोग लाशें उठाते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो लोग नहीं लड़ेंगे, 4 महीने काम नहीं करेंगे, उनको 5 साल अपने लोगों की लाशें उठानी पड़ेंगी। अगर आप नहीं चाहते कि आपको लाशें उठानी पड़े तो अगले 4 महीने कमर कस लीजिए साथियों। लड़ाई आज इस देश में 2 ही आंदोलन है, 2 ही वाद है। लड़ाई सीधी है, एक तरफ ब्राह्मणवाद है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है। लड़ाई सीधी है, टकराव सीधा है। अगर अम्बेडकरवाद जीतेगा तो समता मूलक समाज बनेगा, गैर बराबरी खत्म होगी, अन्याय अत्याचार खत्म होगा, बहुजनों का राज आएगा। इस देश में हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की बात आगे बढ़ेगी। और अगर कहीं ब्राह्मणवाद जीत गया तो साथियों याद करो, संविधान से पहले वो गुलामी, मैं समझता हूं कि जब हमें संवैधानिक अधिकार नहीं थे, हमारे बड़ों ने तो गुलामी सहली थी। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपको ये कहा जाए कि जब आपको कोई अधिकार नहीं था इस देश में, तब तो हमारे बड़े लोगों ने गुलामी सहली। लेकिन अगर मैं आज के नौजवानों से पूछूं कि आने वाले समय में उनको ये कहा जाए कि भाई आपको कोई संपत्ति बनाने का अधिकार नहीं, आपको कोई खुले उजाले में दिन की रोशनी में घूमने का अधिकार नहीं है, आपको मूछे रखने का, घोड़ी पे बैठने का, सरकारी नौकरी करने का, मकान बनाने का अधिकार नहीं है, आपको गाड़ी रखने का, मंच पे बैठने का, मंदिर जाने का कोई अधिकार नहीं है, तो क्या आप उस दिन को जी पाओगे? बताओ, जोर से बताओ, जी पाओगे नहीं जी पाओगे? तो फिर क्या है? ये वही तो तंत्र लाना चाहते हैं जहां बहुजन समाज के लोगों को ये अधिकार ना हो। इस देश में दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और उसकी ताकत बताऊं आपको, उसकी ताकत ये है कि ना कोई विधायक है, ना कोई एमपी है, ना किसी और सदन के मेंबर हैं, लेकिन जब हाथरस में अन्याय अत्याचार होता है तो इस पूरी सरकार को हिलाने का काम जो है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग करते हैं। ये संविधान ने ताकत दी है विपक्ष के लोगों को, जनता को। और अभी आपको याद है, 1 साल से वो परिवार डर के साए में रह रहा है। उनके घर के बाहर 1-1 फुट के गड्ढे, कूड़ा कचरा गिर गया। और जब मुझे बताया गया तो मैं गया, तो आपकी ताकत ये थी कि रात को 1 बजे आपने देखा होगा उस घर के सामने काम शुरू होने का काम किया और सुबह 8 बजे से पहले रास्ता बनने का काम हुआ। ये तो तब है जब आपके पास सत्ता की चाबी नहीं है। ये तो तब है जब हमारे पास आपके लिए करने के लिए कोई संवैधानिक ताकत नहीं है। आपको लगता है या नहीं लगता है कि अगर कोई संवैधानिक ताकत भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को मिलेगी तो जैसे वो खड़ंजा रात को 1 बजे बना,
क्या आपके दिन बदलेंगे नहीं बदलेंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं, इस देश में महंगाई कमर तोड़ रही है तमाम तरह से, चाहे वो खाने पीने के चीजें हों, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, किराया हो, चाहे वो रेलवे का जो है वेटिंग का टिकट हो, चाहे और कोई दवाइयां हो, काला बाजारी चल रही है। किसी को दिक्कत नहीं है। गरीब लोग किस तरह अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को दवाई दिलाने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या इस सरकार को चिंता है? क्यों नहीं है? क्योंकि उनके एजेंडे में आप हो ही नहीं। क्या आप नहीं समझते कि बाबा साहब ने हमें एकमात्र हथियार दिया था शिक्षा, और इस सरकार ने शिक्षा का बजट कम कर दिया, हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप खत्म कर दी। इस सरकार ने चुन चुन के सरकारी स्कूल बंद करवा दिए। किस तरह से हमारे माँ बाप अपना पेट काट काट के हमें पढ़ाते हैं। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, उसके बाद प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? समस्या आपको पता लगी कहां है? समस्या उनकी नीयत में है, उनकी नीति में है, उनके विचार में है। और निवारण कहां आपको पता लगा या नहीं लगा? निवारण आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में है। 4 महीने का समय है। अगर अगले 4 महीने आप लोग जागे, मेहनत की, गांव गांव जाके बहुजन समाज के लोगों को समझाने का काम किया, अपना बूथ का संगठन मजबूत करने का काम किया, तो ईमानदारी से बता रहा हूं कि सत्ता आपके हाथ में होगी और बहुजनों के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। बहुजन अधिकारी कर्मचारी, उनको मौका मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी। और जो गारंटी भारतीय संविधान देता है, मैं नहीं दे रहा हूं, कि प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और अन्य अत्याचार पहले तो होगा नहीं, किसी की हैसियत नहीं बचेगी, गुंडे भाग जाएंगे या पलायन कर जाएंगे यहां से। लेकिन अगर कोई कर भी देगा तो न्याय के लिए कोई पीड़ित थानों की चौखटों पे नहीं सर रगड़ेगा, अपराधी अपने आप जाके सरेंडर करेगा। ऐसा मुझे विश्वास है जब आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हाथ में सत्ता होगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हालात बहुत गंभीर है। मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं कि एक तरफ अमीर लोग हैं और एक तरफ गरीब लोग हैं, मगर लड़ने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का खून है। न हमारे महापुरुषों ने तब समझौता किया, न आज समझौता करेंगे। हम बाबा साहब अंबेडकर का खून है। इस देश के ब्राह्मणवाद को अपने पैरों के तले कुचल के इस देश में तथागत खुद और अपने संतों गुरुओं के जो विचारधारा था, मानव कल्याण की विचारधारा पे एक समता मूलक समाज बनाने का काम करेंगे। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? ऐसा तो नहीं कि आप किसी पदाधिकारी से, किसी नेता से नाराज होकर अपना काम करना बंद कर दो। लड़ाई उन नेताओं की नहीं है, लड़ाई है महापुरुषों की विचारधारा की। जब तक, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, हम बाबा साहब अंबेडकर को दोबारा मरने नहीं देंगे इस देश में। याद रखना मेरे साथी, किसी भी कीमत पे बाबा साहब की विचारधारा को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आने वाले समय में 2 आंदोलन बड़ी मजबूती से होंगे, आप लोग कमर कस लेना। एक पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना और दूसरा ईवीएम के खिलाफ हमारा आंदोलन होगा। हम ईवीएम से वोटों की चोरी नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। मैं समझता हूं कि ईवीएम से चुनाव पारदर्शी नहीं है, ये लोकतंत्र है। जनता जिसे वोट देती है उसके खाते में वोट जाना चाहिए। लेकिन पिछले चुनाव में देखा गया, कुछ चुनाव में, कि जनता वोट किसी को देती है, सरकार किसी की बनती है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखना, कोई आपकी वोट को चुरा ना ले, छीन ना ले, लूट ना ले। तो जो नया
तंत्र इजाद हुआ है जिसके साथ छेड़खानी करके हमारी वोटों को चुराया जा रहा है, तो अगले महीने में ईवीएम के खिलाफ भी प्रदेश स्तरीय नहीं राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन होगा और हमारा प्रयास रहेगा कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। जब ये आंदोलन चलेगा, इस आंदोलन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि गांव-गांव में इसका समर्थन होना चाहिए। क्या आप इस आंदोलन की बात को पूरे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करोगे? क्या आप पिछड़े और माइनॉरिटी और दलित वर्ग के लोगों में भाईचारे बनाने का काम करोगे? क्या आप अपनी खोई हुई ताकत को, अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने का काम करोगे? क्या इस देश में बाबा साहब के आंदोलन, उनके संघर्ष को जिंदा रखने का काम करोगे? अगर आप ऐसा संकल्प लेते हो तो मैं इस मंच के माध्यम से वचन देता हूं कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पद प्रतिष्ठा की परवाह किए अपने लहू के आखिरी कतरे को बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को पूरा करने में लगा दूंगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, नौजवान साथियों, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, गुमराह होने के लिए तमाम तरह की चीजें हैं। विकल्प एक है आपके पास, वो है आजाद समाज पार्टी। अपनी पार्टी संगठन को मजबूत कीजिए और गरीब लोगों को, तमाम दल अमीरों को भेजेंगे। मैं मेहनती नौजवान संघर्षशील भीम आर्मी के आंदोलन से तैयार हुए नौजवानों को विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम करूंगा आने वाले कल में। क्या आप मेरा साथ देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, साथ दोगे नहीं दोगे? ऐसा तो नहीं कि किसी की बातों में आके, किसी के झूठे मैनिफेस्टो के चक्कर में आके, वादों के चक्कर में आके अपने भाई को अकेला छोड़ दोगे? ऐसा तो नहीं करोगे? क्या इस आंदोलन में कभी मैंने आपको निराश किया? क्या मैंने कभी आपका मान सम्मान कमजोर पड़ने दिया? क्या मैंने कभी कहीं अन्य अत्याचार पे पीठ दिखाई? क्या मैंने कभी बहुजन समाज के किसी वर्ग को यह एहसास कराया कि हम उनके साथ नहीं है? तो जब मेरा कोई दोष नहीं है तो मुझे ताकत देने का काम आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ। आजाद समाज पार्टी को बड़ा दल बनाने का काम ये काम करेंगे नहीं करेंगे? बताओ। मैं जब मीडिया के पास जाता हूं, वो लोग कहते हैं कि आप छोटा दल हो। आप उनको जवाब देने का काम करोगे नहीं करोगे? बताओ। जब इलेक्शन आएगा तो वो मीडिया के लोग आपको दिखाएंगे भी नहीं, किसी और को दिखाएंगे। उनसे भी सावधान रहना। आपका मुकाबला जो है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जिसके पास वोट होगा उसका राज आएगा। आपका सीधा मुकाबला है। आप लोग मेहनत करो और ईमानदार और जो समर्पित लोग हैं, जो कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपने आगे प्रत्याशी बनवाने का काम करो। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आने वाला कल आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।